हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आपको फिर से हम वही वीडियो लेकर के आए हैं जो हम एक बार पहले करा चुके हैं, जिसकी डिमांड थी कि सर इनको कराइए। तो वही साइंस के प्रश्न में फिर से लेकर के आ गया हूं। वही जानकारी के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट भर भर के कीजिए, ताकि हम आपके लिए और से ज़्यादा ऐसे प्रश्न लेकर के आएँ जानकारी के साथ, जो आपको बहुत मदद करेंगे। जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कितना पसंद आया। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम या लिथियम? किसको नहीं काटा जा सकता? देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं। यहां पर एक चीज होती है दोस्तों नकली, इसको हिंदी में हम लिख देते हैं नकली को नकली, और एक चीज होती है दोस्तों असली। एक चीज होती है असली और एक चीज होती है नकली। तो कभी भी अगर ऐसी बात आए कि चाकू द्वारा नहीं काटा जा सकता, आरी द्वारा नहीं काटा जा सकता, इस तरीके की बात कभी भी आती है, तो यहां पर असली नकली का फर्क मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप पहले ऑप्शन पर नजर डालोगे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो आप सभी जानते हैं भाई। एल्यूमिनियम आप सभी जानते हैं, यह कैसी चीज है, कैसी धातु है? असली धातु है या नकली धातु है? आप सब कह देंगे कि यह असली धातु है। जबकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम को आसानी से काटा नहीं जा सकता। नोट कर लीजिए अभी अपनी कॉपी में इस प्रश्न को। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको खुद मालूम हो गया। ठीक है। असली नकली मैं इसलिए कह रहा था कि एल्यूमिनियम एक असली धातु है जिसको आसानी से नहीं काटा जा सकता, जबकि सोडियम भी कट जाएगा, पोटेशियम भी और लिथियम भी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा जरूर देखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? भाई पूछ रहा है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सही आंसर है वो है दिमित्री मेंडलीव। आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीव ने किया था। अगर हम बात करें लुई पाश्चर की, इसने क्या किया? लुई पाश्चर ने, तो लुई पाश्चर ने दोस्तों इसने क्या किया? इसने दूध को 60 डिग्री पर गर्म करके उसको कीटाणु रहित कर दिया। क्लियर, समझ में आई बात? मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसने, यहां पर लिख दीजिए, इसने दूध को 60 डिग्री पर गर्म करके 60 डिग्री पर गर्म करके कीटाणु रहित कर दिया। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहां पर हम लिख देते हैं पाश्चराइजेशन। ठीक है भाई, लुई पाश्चर ने क्या किया था? इसने 60 डिग्री पर दूध को गर्म करके उसको कीटाणु रहित बना दिया था। इस प्रक्रिया को कहा जाता पाश्चराइजेशन। अगर बात करें मेरी न्यूरी की, तो मेरी न्यूरी ने क्या किया दोस्तों? मेरी न्यूरी ने क्या किया? रेडियो सक्रियता का काम किया। लिख देते हैं रेडियो सक्रियता। ठीक है, क्लियर है? रेडियो सक्रियता। अब यहां पर एक और ऑप्शन है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर तो आप जानते ही होंगे अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है कि एंटोनी लेवोजियर कौन थे। ये केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है दोस्तों। इनको एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। केमिस्ट्री का फादर, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, इनको केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। पूरी जानकारी मिलेगी, मैं पहले ही कहता हूं, लेकिन आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे वीडियो और लेकर के आइए। धुआंधार लाइक और धुआंधार शेयर और कमेंट आएंगे, मैं ऐसे ही जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न कि आपको बार बार देखने को मिलता है कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? प्याज आपने भी काटी होगी दोस्तों, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्याज काटी है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आंसू क्यों आ जाते हैं, वो जलन आंखों में क्यों पैदा होती है, वही जानकारी मिलेगी आज आपको। ठीक है। जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों आ जाते हैं? यहीं पर आपका ट्रिक है। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यहीं पर है
कि जब आप प्याज काटते हैं तो प्याज काटने से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आते हैं, जलन पैदा होती है आंखों में। वो जलन क्यों पैदा होती है ये आपको पता लग जाएगा। क्यों पैदा होती है? कार्बन के द्वारा, नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन। प्याज काटते हैं तो आंसू आ जाते हैं, आंसू सा से क्या आता है? सल्फर। भाई सल्फर कौन सा यौगिक है जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे आंखों में जलन पैदा हो जाती है? कौन सा यौगिक है? सल्फर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा प्रश्न का आंसर। क्लियर है दोस्तों? सभी को समझ में आ गया और अब ये प्रश्न आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप? अब देखिए मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप ऑप्शन में दे रखा है। अगर मैं बात करूं मच्छर की और तिलचट्टा की, मच्छर और तिलचट्टा दोस्तों क्या होते हैं? ये होते हैं कीट पतंग। ये होते हैं आपके कीट पतंग। कीट पतंग को अगर मैं यहां पर सही से बताऊं तो ये होते हैं एंटोमोलॉजी। और हमसे पूछ रहा है क्या? सोरोलॉजी। तो मच्छर और तिलचट्टा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एंटोमोलॉजी होते हैं। सांप की अगर हम बात करें तो सांप क्या होता है दोस्तों? ये होता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी। भाई कीट पतंग होते हैं हमारे मच्छर और तिलचट्टा, जिनको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, और सांप होता है हमारा सर्पेंटोलॉजी। अब ये हो गया सर्पेंटोलॉजी, ये दोनों हो गए एंटोपोलॉजी, और सोरोलॉजी पूछ रहा है। एक ही ऑप्शन बचा आपका छिपकली वाला, बी ऑप्शन। तो ये छिपकली होता है दोस्तों सोरोलॉजी, बी ऑप्शन सही। मच्छर कीट पतंग एंटोमोलॉजी, तिलचट्टा भी एंटोमोलॉजी, सांप सर्पेंटोलॉजी, छिपकली होता है आपका सोरोलॉजी। क्लियर है दोस्तों? प्रश्न सभी को अच्छे से आंसर मिल गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जीवन में मूलभूत इकाई क्या है? भाई जीवन में मूलभूत इकाई क्या है? मूलभूत इकाई का मतलब होता है, ये पूछ रहा है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटा इकाई पूछ रहा है दोस्तों। क्लियर? सबसे छोटा इकाई। अब मैं सबसे छोटे इकाई की अगर बात करूं, जैसे कि आपने अपने घर की बात ले लीजिए, अपना जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसी रूम की बात ले लीजिए। उस रूम में सबसे पहले एक ईंट लगी होगी, फिर दूसरी ईंट, ऐसे ही ईंटों से क्या होगा? पूरी दीवार बन गई होगी, फिर पूरा घर बन गया होगा, पूरा रूम बन गया होगा। तो सबसे छोटी इकाई इसमें क्या होगी? एक ईंट होगी। आप घर बनवा रहे हैं, अपना कमरा जिस तरीके से बनवा रहे हैं उसमें सबसे छोटी ईंट लगी हुई है, ठीक है। फिर एक ईंट से दो ईंट जोड़ी गई, तीन ईंट जोड़ी गई, पूरी दीवार बन गई, दीवार से पूरा घर बन गया। तो सबसे छोटी इकाई हो क्या हो गई? ईंट हो गई। उसी तरीके से जीवन में मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, अंग है, अतक है या नाभिक? कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। जीवन में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। क्लियर है? कोशिका से अतक बनेगा, अतक से अंग, और अंग से नाभिक बन जाता है। सबसे छोटा ये, फिर इससे बड़ा ये होता है, फिर ये होता है, अंग से पूरा नाभिक बन जाता है। सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो हरा क्यों होता है, यह बात पूछी गई है। देखिए जैसे कि अगर मैं एक पत्ती की बात करूं, एक पत्ती अगर मैं यहां पर एक बना लेता हूं ऐसे ही आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मैंने यहां पर एक पत्ती बना ली, ठीक है, पत्ती मैंने बना ली। अब यहां पर पूछ रहा है कि इस पत्ती का जो हरा रंग होता है वो हरा क्यों होता है? जो हरा रंग होता है वो क्यों होता है? देखिए पत्ती के अंदर आपने देखा होगा एक छोटी सी लकड़ी टाइप की होती है, ये जो जारी होती है यहाँ पर ये, और उसी में से छोटे छोटे ये निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका कोशिका का अंग होता है। ये आपका कोशिका का अंग होता है, कोशिका का अंग, ठीक है। कोशिका का अंग होता है जिसमें क्या होता है? क्लोरोकास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आपकी जहां पर जब पत्ती को आप देखेंगे तो एक छोटी सी कच्ची लकड़ी टाइप की दिखेगी जाती हुई, उसमें क्लोरोकास्ट होता है, ये कोशिका का अंग होता है। और इसी क्लोरोकास्ट में होता है दोस्तों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जिसके कारण इस पत्ती का जो रंग है वो हरा हो जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। और क्लोरोफिल दे रखा है आपको सी ऑप्शन में, ये भी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न आपको बहुत पसंद आया होगा।
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? रॉबर्ट न्यूक्लिक एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, रिबोन्यूक्लिक एसिड या रिबोन्यूक्लियर एसिड। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आर है, ये एन है और ये ए है, तो यहां पर ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी और ये भी। आपको शब्द ऐसे कहे गए हैं कि वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इसको लेकर के आया, और इसका जो सही आंसर है वो है रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वो है रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपका सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए अभी के अभी अपनी कॉपी में, क्योंकि ये प्रश्न कंफ्यूज कर देगा अगर इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दे दिए कि जैसे, तो ठीक है। तो गलती मत करिएगा, अभी नोट करके याद कर लीजिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के सचरण से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तरह से ये ले लीजिए, जैसे कि माता पिता से उनके बच्चों में मतलब नेक्स्ट जनरेशन में, अगली जनरेशन में, ठीक है, उनसे क्या गुणों का पूछा जाता है, क्या उनमें गुण पाए जाते हैं ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में माता पिता के, वो पूछ रहा है। बच्चों में माता पिता के क्या गुण पाए जाते हैं, क्योंकि माता पिता से उनके बच्चे हो गए तो जनरेशन दूसरी हो गई, तो दूसरी जनरेशन में क्या पाया जाता है वही पूछ रहा है। वंश, रूपांतरण, क्रमिक विकास या आनुवांशिकता। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनुवांशिकता, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स। याद कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए बता रहा हूं, सभी को नोट करके जरूर याद करिएगा, बहुत मदद करेंगे ये आपको ग्रुप डी में, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, रेबीज, स्कर्वी या इन्फ्लुएंजा। कैंसर तो नहीं होता, कैंसर होता है दोस्तों एक सेल, एक ऐसा सेल जो अनंत होता है, मतलब बहुत सारे सेल होते हैं, एक से एक सेल बढ़ता जाता है जो खत्म नहीं होता। कैंसर का मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सेल होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाते हैं कैंसर में, ठीक है, तो कैंसर नहीं। रेबीज, ये इसके प्रश्न का सही आंसर है। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज। अगर हम स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी होती है दोस्तों विटामिन सी से, ठीक है। स्कर्वी नाम की जो बीमारी होती है वो होती है विटामिन सी के कारण, ठीक है, क्लियर हुई। और इन्फ्लुएंजा क्या है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा क्या है दोस्तों? एक वायरस है जो कि श्वसन में होता है, ठीक है, श्वसन मतलब सांस लेने में, ठीक है। तो ये भी सब कुछ समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पोलियो के टीके की खोज किसने की? बहुत बार आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा, इसलिए मैं इस प्रश्न को नहीं कराऊंगा, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप कमेंट करिए आपके प्रश्न का आंसर। मैरी क्यूरी, जोनस साल्क, लुइस पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा आपके प्रश्न का सही आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की, ठीक है। इन चारों में से कोई एक है, कमेंट कीजिए अपना अपना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।